विश्व का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर मतलब होता है दोस्तों बांस से बना हुआ टावर। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कठिया ग्राम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के करंट अफेयर से भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत भर में देखा जाए सबसे ऊंचा टावर तो याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ में ही बन रहा है वो बैम्बू टावर बांस से, बेमेतरा जिला में। ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा, मतलब स्वास्थ्य क्या है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, कौन से देश में जहां आपातकाल की घोषणा की गई है। तो याद रखना है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में, मतलब जो महाद्वीप है उसमें जो एक पेरू नाम का एक देश है, वहाँ जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें इसमें तो अंकोर वाट मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है मूलतः विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? और अंकोर वाट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये कौन से देश में है। तो याद रखना है कंबोडिया देश में है स्थित है ये। याद रखना है इसमें कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर समूह को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है, ठीक है ना, अजूबा स्थल करके, 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। और ये क्या है? हिंदू मंदिर है, भगवान विष्णु से संबंधित है। ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम देखें तो सम्मेलन में देख लेते हैं एक बार। सम्मेलन में सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें, बहुत सारे सम्मेलन है जिसमें आपको याद रखना है G20 सम्मेलन। दोस्तों G20 सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 19वां वाला है, याद रखना है, ठीक है। G20 मतलब क्या होता है? G और 20, ठीक है ना। तो एक कौन सा क्रम का पूछ दिया जाए तो एक कम करके बताना है, 19वां क्रम का है। और कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो। ये जो है ब्राज़ील में स्थित है दोस्तों। ब्राज़ील की भी क्या है, चल में राजधानी है रियो डी जेनेरियो, यही आयोजन हुआ था, ये याद रखना है। और ब्राज़ील के अगर राष्ट्रपति पूछ दिया जाए, इसकी अध्यक्षता किया है उन्होंने लूला डी सिल्वा, ये याद रखना है इसमें। और भारत तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों, ठीक, याद रखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जो वर्तमान में कहाँ हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पूछा जाए तो 2025 में कहाँ होगा दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, याद रखना है, साउथ अफ्रीका में होगा। इससे पहले 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था, याद रखना है, ठीक है ना। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं इसमें तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है दोस्तों, याद रखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है SCO शिखर सम्मेलन, 24वां शंघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है। शिखर सम्मेलन ये हुआ है अस्ताना, ये जो है कजाकिस्तान के एक शहर है अस्ताना, वहाँ हुआ है, ये याद रखना है। शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। और SCO का ही 10वां नवीनतम देश जुड़ा हुआ है, वो देश का नाम है बेलारूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SCO में एक नया देश जुड़ा है जो 10वें नंबर का देश होगा, बेलारूस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SCO में देश में भारत भी शामिल है। और SCO का मुख्यालय पूछ दिया जाए तो याद रखना है दोस्तों, ये चीन के बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग शहर में है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जिसमें जो पढ़ रहा हूँ सम्मेलन में, सबसे पहले दोस्तों यही वाला पढ़िएगा, सबसे पहले इसी को याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद हो जाता है उसके बाद जो है बाकी तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें आपका लॉस कुछ भी नहीं है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं जो बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आने लायक है। अगर वही जो आ गया तो बढ़िया आपके लिए, ठीक है ना। बाकी इसको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, उसी को पढ़ना है, बाकी भी पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपका लॉस कुछ भी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे होगा करके। सबसे पहले यही बोल रहा हूँ, सबसे पहले इसी को पढ़ना है आपको जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, साइंस वाला फेस्टिवल, याद रखना, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये जो है किस शहर में हुआ है? तो असम के गुवाहाटी शहर में हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के गुवाहाटी शहर में। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ है? तो अपने भारत दिल्ली में ही हुआ है। और इसका मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम, वहाँ स्थित है दोस्तों। पहले गुरुग्राम का नाम क्या था? गुड़गांव था।
उसके बाद देखते हैं हम लोग संवैधानिक चर्चाएं की बात करें तो संवैधानिक चर्चाओं में याद रखना है दोस्तों, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, श्री तो महामहिम कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, उनको खिलाफ उनको निकालने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। याद रखना है उपराष्ट्रपति, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति जो है कौन है अभी वर्तमान में, तो याद रखना है श्री जगदीप धनखड़ जी है, ठीक है, याद रखना है। और प्रथम कौन थे उपराष्ट्रपति, तो याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन होता है, ये सब आपको याद रखना है संविधान के अनुच्छेद से संबंधित। और सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह हुआ है दोस्तों। और जो न्याय की मूर्ति वाला, ये भी याद रखना है, जिसमें आंख में पट्टी बंधी हुई थी उसको हटा दिया गया है, ठीक है, कोर्ट में। और 23वां विधि आयोग, ये जो है गठन कब होगा दोस्तों, 1 सितंबर, गठन हो गया है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, 1 सितंबर से गठन हो गया है, याद रखना है, विधि आयोग। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये याद रखना है आपको, MC सीतलवाड़, ठीक है। और जो विधानसभा चुनाव हुआ है अभी 2024 में, कि कौन कौन से राज्य है जहां जो है विधानसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, याद रखना है कि 2024 में हुआ है दोस्तों, सिक्किम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, ओडिशा में हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करना है, छत्तीसगढ़ चुनाव हुआ था वो 2023 में हुआ था, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ रहे हैं 2024 में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ चुनाव हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, सिक्किम में हुआ है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। अरुणाचल प्रदेश के जो नवीन मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, याद रखना है, पेमा खांडू बने हैं। सिक्किम के नवीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी बने हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। पहले ओडिशा में नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है, लगातार वही जो बन रहे थे बीजू जनता दल से, ठीक है। अभी जो है इस बार बीजेपी आई है ओडिशा में, ये याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, लोकसभा चुनाव भी हुआ है। अगर क्वेश्चन आए कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां विधानसभा चुनाव भी हुआ है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुआ है, याद रखना है, ठीक है ना, उमर अब्दुल्ला यहाँ के CM बने हैं। झारखंड में हुआ है, साथ में झारखंड के CM याद रखना है हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। और हरियाणा के CM कौन है, नायब सिंह सैनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। और लोकसभा उपचुनाव भी हुआ था, जहाँ जो है वायनाड सीट, जैसा आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव हुआ था तब राहुल गांधी जी 2 सीट से चुनाव लड़े थे। एक जो है केरल के वायनाड जो लोकसभा क्षेत्र से, और एक है रायबरेली क्षेत्र से, ठीक है। दोनों से वो जीत चुके थे, लेकिन किसी भी सांसद या विधायक जो, या सांसद की बात करें, वो अगर 2 क्षेत्र से लड़ता है और जीत जाते हैं तो 14 दिन के भीतर उसको 1 सीट खाली करना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी वायनाड का सीट खाली कर दिया था, मतलब वायनाड से भी कोई लोकसभा सांसद नहीं थे, तो वहाँ तो उपचुनाव हुआ था। वहाँ उपचुनाव में उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, वो वहाँ से लोकसभा सांसद बनी है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव दोस्तों याद रखना है, कुल भारत में 7 चरण में हुआ था। कुल लोकसभा सीट की बात करें तो 543 है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति और लोकसभा चुनाव, इससे आपको संविधान में इसी टॉपिक को ही पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। 543 लोकसभा इसमें सीट है। और बात करें हम लोग वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये कौन है, तो श्री राजीव कुमार जी है, 25वें क्रम के हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये जो कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव है, तो 18वें क्रम का लोकसभा चुनाव है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना इसमें। और याद रखना है लोकसभा सीट टोटल हम लोग देख रहे हैं 543। इसमें जो है ST मतलब अनुसूचित जनजाति और SC अनुसूचित जाति, इन दोनों के लिए ही बस मतलब वो आरक्षित है दोस्तों, याद रखना है सीट, और किसी के लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है ना। ST के लिए 47 सीट आरक्षित है, 47 सीट, और SC के लिए 84 सीट आरक्षित है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और निर्वाचित कुल महिला सांसद, जिसमें 543 सीटों में चुनाव हुआ है, मतलब सांसद जीत क्या है 543, उसमें से 74 जो है महिला सांसद है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 74, ठीक है। जितना भी बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सर्वाधिक महिला सांसद, अगर कूट में क्वेश्चन आता है लोकसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक महिला सांसद कहाँ से निर्वाचित हुई है, कौन से राज्य से, तो पश्चिम बंगाल से हुई है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तुलनात्मक अध्ययन कर दे कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस लोकसभा चुनाव में
महिलाओं की संख्या में, मतलब महिला सांसद की संख्या में बढ़ोतरी हुई है कि घटोतरी हुई है, ये आ जाता है। याद रखना है घटी है दोस्तों। पहले 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें जो है 78 महिला सांसद लोग जीत के आए थे, लेकिन इस बार जो है 74 महिला सांसद जीत के आए हैं, मतलब 4 की कमी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है लोकसभा चुनाव में कुल ओवरऑल हम लोग बात करें मतदान प्रतिशत कितना हुआ है, तो 65.79 हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 65% लगभग इतना याद रखना है ओवरऑल की बात करें, ठीक है। ये हो गया। और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब ज़्यादा लाई है। हालांकि अभी जो सरकार है दोस्तों गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था बीजेपी को, इतना याद रखना है। बीजेपी पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई थी और कांग्रेस को 99 सीट और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट, ये याद रखना है आपको। और प्रोटेम स्पीकर दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर कौन है, याद रखना है जो नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो अस्थायी हमको अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ता है, मतलब राष्ट्रपति करते हैं अध्यक्ष नियुक्ति अस्थायी रूप से, जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। वो अभी कौन बने हैं, याद रखना है भर्तृहरि महताब जी, याद रखना है, ठीक है ना। पूछ दिया जाए 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो भर्तृहरि महताब जी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है लोकसभा के नवीन अध्यक्ष, ठीक है, और जो है उपाध्यक्ष का चुनाव भी करवाता है और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाता है, इनका काम है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और याद रखना है दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव एक विधेयक लाया गया था, 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। एक राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि एक साथ लोकसभा, ठीक है, और विधानसभा चुनाव, ठीक है, और राज्य को नगरीय निकाय चुनाव होता है उसको एक साथ कराना करके, ठीक, ये याद रखना है। जैसे कि हम लोग बात करें राज्यसभा चुनाव तो पॉसिबल नहीं है एक साथ कराना, क्योंकि राज्यसभा सदस्य लोग जो है हर 2 साल में 1/3 सदस्य लोग रिटायर्ड होते रहते हैं। लेकिन लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया, ये तो क्या है हर 5-5 साल में होता है, इसको क्या है एक ही साथ चुनाव कराना, ठीक है। इस पर बहुत सारे इसमें पक्ष और विपक्ष रखा गया है कि इसमें हमारे सरकार की पैसे की बचत होगी, देश की, इस प्रकार से है। और हम लोग बात करें दोस्तों नोबेल प्राइज़ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ जो है इसमें अगर बात करें हम लोग तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है हांगकांग को मिला है। हांगकांग है एक लेडीज़ का नाम है, ठीक है, इनको मिला हुआ है साहित्य का नोबेल। और ये कहाँ की महिला है तो याद रखना है दोस्तों, लेखिका है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की महिला है हांगकांग, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इतना आपको याद रखना है। सिंगल वाला पढ़ रहा हूँ वही फिलहाल में। और जो है शांति के क्षेत्र में बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर शांति के क्षेत्र में बात करें तो याद रखना है जापान के गैर सरकारी संस्था है निहोन हिंडाक्यो। क्या है निहोन हिंडाक्यो, ये जो है संस्था क्या कर रही थी, जो आप सभी जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी घटना हुई है 1945 में, ठीक है, 9 अगस्त 11 अगस्त ये वाला 6 अगस्त और 9 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में घटना। अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, कहाँ, जापान में। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या है कुछ रोग से पीड़ित थे, ठीक है ना। जो भी बच्चे लोग पैदा होते थे कुछ ना कुछ कमी रहती थी, विकलांग हो जाते थे, ठीक है ना। तो उन्हीं को उद्धार करने के लिए संस्था उन्हीं पर काम कर रही है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निहोन हिंडाक्यो, ये इन्हीं को जो है संस्था को नोबेल के क्षेत्र मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और साहित्य में बात करें तो हांगकांग, ये जो है दक्षिण कोरिया की लेखिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बात करें फिजिक्स में किसको मिला है तो याद रखना है दोस्तों, फिजिक्स में बता दिया था, ठीक है। इसमें जो है हाफील्ड और जेफरी हिंटन को फ्री फील्ड करके याद रखना है, ट्रिक इसका। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इसमें भी है किसको मिला है फ्री फील्ड करके, जेफरी मतलब फ्री रहेगा इसमें और एक रहेगा फील्ड वाला, ठीक है, दोनों है, दोनों को याद रखना है। और उसके बाद है मेडिसिन में चिकित्सा में किसको मिला है, चिकित्सा में बता दिया था एम्बुलेंस रुको करके, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है तो एम्बुलेंस रुके करके याद रखना है, एम्ब्रोस है और रुबकेन है, 2 व्यक्ति है, इनको मिला है, ठीक है ना। ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद रखना है, बता दिया हूँ उसको, ठीक है ना। एक बार फिर से बात करूँगा। केमिस्ट्री में याद रखना है बेकार जंप पर हंस दिया करके, बेकार जंप पर हंस दिया, एक बेकार व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। और एक जो है जंपर है और एक है हंसाविस करके, हंस दिया करके, ठीक है, क्योंकि हास्य गैस वाला भी किसमें पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं N2O करके, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, तो याद रखना है ये जो हिंडाक्यो जो संस्था है, ठीक है ना, जापान की, उसको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, हांगकांग को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो एम्बुलेंस रुको करके याद रखना है, एम्ब्रोस और रुबकेन को, ठीक है।
और फिजिक्स के क्षेत्र में याद रखना है जेफरी हिंटन है, मतलब फ्री फील्ड करके याद रखना है, ठीक है ना। और जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में याद रखना है आपको, मतलब रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, तो बेकर है, जंपर है और हंस दिया करके, हंसा भी करें, ये आपको याद रखना है। और इकोनॉमिक्स में याद रखना है तो इसमें दोस्तों मोलू राजा करके याद रखना है। क्या याद रखना है? मोलू राजा, ठीक है। इकोनॉमिक्स संबंधित याद रखना है मोलू। मोलू से क्या है? मोगलू लिखा है एक व्यक्ति का नाम, और रा से याद रखना है रॉबिन्स है, और जा से जॉनसन है। आशा करता हूँ दोस्तों याद हो जाएगा, बहुत बार इसको पढ़ा दिया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें, देखिए बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान दोनों अलग अलग है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि बुकर सम्मान पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। बुकर सम्मान की बात करें तो प्राप्त करता है सामंथा हार्वे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल करके है इनका उपन्यास, ठीक है। सिर्फ बुकर सम्मान की बात कर रहा हूँ ना, किसको मिला है? सामंथा हार्वे को मिला है, ऑर्बिटल इनकी उपन्यास, ठीक, नोबेल है। और उसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान, ये अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो किसको मिला है? जेनी एरपेनबेक करके लिखा है दोस्तों, एरपेनबेक करके, ठीक है। जेनी एरपेनबेक इसको मिला है, इनकी उपन्यास का नाम है कैरोस करके, ठीक है ना। तो आपको दोनों में एक काम करिए, आप जो है एक ही याद करिए, बुकर पुरस्कार मिला है सामंथा हार्वे और इनकी पुस्तक है ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको क्लियर रहेगा कम से कम, बाकी एक बार बस पढ़े रहिए उसको, अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर आ गया तो उसको मार देना है। और बात करें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न दोस्तों, ठीक है। भारत रत्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न किनको किनको मिला है? तो 5 व्यक्ति को मिला है दोस्तों, ठीक है। ये 5 व्यक्ति कौन कौन है ये आपको याद रखना है। पहले तो हम लोग बात करें, इसमें शायद 2 प्रधानमंत्री को मिला है। एक जो है हमारे चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको मिला है। और मिला है, इसमें याद रखना है दोस्तों, ये है PV नरसिम्हा राव, जो 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। और एक जो है इसमें सबसे चर्चित व्यक्ति जो जानते हैं आप लोग, हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? याद रखना है स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन है, ठीक है, याद रखना है। और जो है बिहार के, ठीक है, बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं, जो सेन समुदाय या जाति से थे, याद रखना है कर्पूरी ठाकुर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, उनको मिला है। तो किनको मिला एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, इनमें से कर्पूरी ठाकुर एक हो गया, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, और एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी। इनमें से 5 व्यक्ति में सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी ही ऐसे हैं जो जीवित है, तो बाकी लोग क्या है? बाकी लोग को मरणोपरांत मिला है, मतलब बाकी लोग एक्सपायर हो गए हैं दोस्तों, याद रखना है, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 लोगों को मिला है अभी, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है इससे। और बात करें हम लोग कि पद्म इसमें पुरस्कार दोस्तों याद रखना है 2024, इसमें मिला है 2024 में पद्म भूषण 5 विभूतियों को मिला है, मतलब 5 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, और कुल पदक मतलब पद्मश्री मिला है 110 लोगों को मिला है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टोटल मिला है 132 लोग को मिला है। आप किसी 2 को भी याद करते हैं तो घटा के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है पद्म भूषण ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके नीचे पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके जस्ट नीचे पद्म भूषण होता है, फिर उससे नीचे जो है पद्मश्री होता है दोस्तों। तो पद्म विभूषण की बात करता हूं मैं, क्योंकि उसको याद करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 5 को आप लोग याद करिए। पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखना है दोस्तों, वैजयंती माला, आप नाम सुने ही होंगे, फिल्म जगत से संबंधित है, कला से वैजयंती माला जी को मिला है। और याद रखना है वेंकैया नायडू कौन थे? हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनको मिला है दोस्तों। और है श्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला क्षेत्र में मिला है, पद्मा सुब्रमण्यम को। और एक है बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है ना, याद रखना है, सार्वजनिक कार्य। और एक है कोनी डेला है चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी को मिला है, जो साउथ वाले हैं दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। तो देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, 5 विभूति के नाम पढ़ रहा हूँ मैं, पद्म विभूषण मिला है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको टिक करना ही करना है आपको, ठीक है। वेंकैया नायडू जी को मिला है, वैजयंती माला को मिला है, पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है, बिंदेश्वर पाठक को मिला है, और कोनी डेला चिरंजीवी को मिला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो 5 पद्म विभूषण की बात हो गया। पद्म भूषण किसको मिला है? तो फातिमा बीबी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश रही है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फातिमा बीबी। और मिथुन चक्रवर्ती जी को भी मिला है दोस्तों, याद रखना है, मिथुन चक्रवर्ती जी को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है इस बार, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में हम लोग पद्मश्री की बात करें, छत्तीसगढ़ में 3 लोग को मिला है, रामलाल बरेट, जागेश्वर यादव और हेमचंद मांझी दोस्त, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती जी को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के अवार्ड में मिला है 54वां नंबर, ये भी याद रखना है, इनको पद्म भूषण में मिला है, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को। तो
तो ये सब दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। और बात करें हम लोग 34वां व्यास सम्मान, तो 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है? तो सूर्यबाला को मिला है दोस्तों। सूर्यबाला जो है हिंदी लेखिका है, ठीक है। इनके उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी करके, ये इंपॉर्टेंट है। और सरस्वती सम्मान ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, नया नहीं मिला है, जो पुराना वाला है 2023 में मिला था वही है, प्रभा वर्मा करके, मलयालम भाषा है दोस्तों, याद रखना है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। अब जो है हमारा चर्चित अभियान तक बोला था, एक लास्ट अब यही बचा हुआ है, ठीक। चलो देखते हैं इसमें चर्चित अभियान में हम लोग प्रोजेक्ट नमन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कि प्रोजेक्ट नमन जो है किससे संबंधित है। क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है, ऑप्शन रहेगा, तो इसमें याद रखना है आपको। इसकी सहायता से, देख लीजिए इसमें क्या चीज़ का उल्लेख है, इसकी सहायता से रक्षा पेंशन भोगी, जो रक्षा से संबंधित जो पेंशन प्राप्त करते हैं के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा, मतलब आसानी से उनको मिलेगा पेंशन, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 14 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे, याद रखना भाई, उनको पेंशन मिलेगा, याद रखना दोस्तों। तो नमन जो है सिंपल से याद रखना है, रक्षा, जो रक्षा क्षेत्र में रहते हैं हमारे सिपाही लोग, उनके पेंशन से संबंधित है, ठीक, ये याद रखना है आपको। और जो है श्वेत क्रांति तो आप सभी जानते हैं, श्वेत क्रांति क्या है, तो ये दोस्तों दूध से संबंधित है। इसमें क्या लिखा है कि अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीदी में 50% वृद्धि करना है, इसलिए फेमस है दोस्तों। कितना परसेंट वृद्धि करना है? 50% वृद्धि करना है, जितना भी हो रहा है उसमें, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध उसी से है, दूध से, ठीक है। उसके बाद है तरंग शक्ति, आ जाएगा तरंग शक्ति क्या है दोस्तों, ठीक है। ये लिखा है भारत का बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है तरंग। तरंग क्या ऊपर होता है, लहर, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है ये वाला। तो बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देशों के साथ होने वाला ये वायु अभ्यास है। और इसमें याद रखना है वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 10 देश अपने आधुनिक विमान के साथ भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में इसका आयोजन जो है, आयोजन स्थल कहाँ है, तो तमिलनाडु के सुलार शहर में है। सुलार एक नाम का जगह है तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसमें। और मिशन मौसम, इसको देख लीजिए, विपरीत मौसम की घटनाओं, आपदा व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी व सुरक्षा के लिए भारत की क्षमता में वृद्धि करना है, यही बस है इसमें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इस मिशन की जिम्मेदारी, मिशन मौसम के अंतर्गत 3 विभाग ऐसे हैं जिनको दिया गया है। पहला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी दोस्तों। और थर्ड है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान संस्था। ये 3 को सौंपा गया है इसका कमान, ठीक है। कौन कौन सा देख लीजिए, IMD, ठीक है, ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। और ऑपरेशन इंद्रावती दोस्तों, ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है, इसमें देखिए भारत के विदेश मंत्री, अभी तत्काल में भी वही है, S जयशंकर ने हैती देश में हुए फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए इंद्रावती अभियान चलाया है दोस्तों, याद रखना है। इस अभियान के तहत भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य के सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। हैती क्या है, एक देश का नाम है, ठीक। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। और हैती देश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो NTPC एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राजधानी की, हैती की राजधानी आ जाएगा। तो हैती की राजधानी याद रखना है पोर्ट ओ प्रिंस है दोस्तों, क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस है, ठीक है। तो यही जो देश में हमारे भारतीय लोग फंसे हुए थे, इन्हीं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक पेड़ माँ के नाम दोस्तों, ठीक है ना, एक पेड़ माँ के नाम करके लगाइए करके। ये शुभारंभ कब से किया गया है, तो 5 जून से किया गया है। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों। उद्देश्य क्या है, भारत के हरित आवरण में वृद्धि, मतलब हरा भरा करना हमारे भारत के क्षेत्र को पेड़ पौधों से, ठीक है, याद रखना है इसमें। और ये जो कौन सा विभाग कर रहा है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोस्तों कर रहा है इसका, ये याद रखना है आपको। और बात करें हम लोग चर्चित रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें याद रखना है गरीबों की संख्या में सर्वाधिक, या फिर ये बात करते हैं सर्वाधिक गरीबी वाले देशों का क्रम, ठीक है। सर्वाधिक गरीब वाले देशों का क्रम में इसमें पहला भारत ही दे दिया है, ठीक है, भारत है कि नहीं,
चलो आगे देखते हैं, इसमें जो मिल जाते हैं गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट या अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य, मतलब जहां गरीबी कम हुई है, इसको देखिए, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए अभी, उसको देखते हैं। गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट या अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों का क्रम है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ये तीनों जो है दोस्तों, वहाँ गरीबी कम हुई है, अच्छा सुधार किए हैं उन लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ये याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बंद कर दो।